जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। तो आज हम बात करेंगे सीटेट 2024 में जो एग्ज़ाम है, मैथ्स का दूसरा क्लास होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं भी कराता हूँ आपको पेपर में अधिक से अधिक बार आता है, उसी को मैं आपको कराता हूँ। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि दोस्तों आप लोग मन लगा के पढ़िए, क्योंकि हम आपके साथ एक साथ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको शिक्षक बनाना हमारा कर्तव्य है और हमने इसका ठेका लिया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना अच्छे काम करेंगे, जितना आप दूसरों को मदद करेंगे, आपको उतना मदद मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत और समस्या हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके हमें पूछिएगा। इस वीडियो से रिलेटिव जितने भी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सीटेट से या टेट के कोई भी एग्जाम से, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। जो हमारे टेलीग्राम पे नाम है वो स्पेशल एजुकेटर भारत, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारी वीडियो को मिल जाएगा। तो अगर हमारा क्लास आपने पहला नहीं देखा दोस्तों, तो पहला जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो क्वालिफाई एग्जाम है, आप सभी को पता है दोस्तों। तो पेपर 1 हो या पेपर 2, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक महिला 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है, घंटे चाल से चलती है, साइकिल चलाती है, जिसके द्वारा अपने घर में 5 किलोमीटर दूरी स्थित अपने बैंक जाती है, ठीक है, और वो 30 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है हमें। मतलब एक महिला है जो अपने घर से साइकिल चलाकर एक एटीएम जाती है, यानी कि बैंक जाती है, जो 5 किलोमीटर की दूरी पे है, घर से उसके 5 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। वही जब वापस आती है तो 30 किलोमीटर की प्रति औसत चाल से आती है। तो इसकी हमें जो पूरी यात्रा है उसकी औसत चाल बतानी है दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कैसे निकालते हैं। देखिए, आपको पहले यहाँ शो किया हुआ है मैंने, 5 किलोमीटर की इसकी डिफरेंट है, पहले गया, ठीक है, फिर आया, 5 किलोमीटर से आया भैया। तो इसकी जो औसत चाल है, जो ये गया महिला, ठीक है, इसको हम x मान लेंगे 20 को, और 30 को हम y मान लें, इसने आया, ठीक है। तो जब x और y मान लिया हमने, तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, पूरी यात्रा औसत चाल की क्या होता है कि 2x 2xy बटे x बटे y, ध्यान रखिएगा। तो उसके फार्मूला पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 20 लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, और जो हमारा y है उसके जगह पे हम 30 लिखेंगे। फिर नीचे दोनों को जोड़ के x और y को जोड़कर हमें क्या लाना है, 50 आ गया, ठीक है। इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 6 आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 किलोमीटर पर घंटे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, पेपर 1 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो बात बोलेगी, प्रथम सतह का जो होता है दोस्तों बच्चों की शिक्षा के लिए टेस्ट का प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कैसी प्राथमिकता दी जानी चाहिए बच्चों को दोस्तों? तो जो 5वीं प्राथमिक सतह में, मतलब कि पहली क्लास में जो बच्चा है उसके लिए बोला गया है। क्या उसको मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, या विदेशी भाषा में, या अंग्रेजी भाषा में, या केवल सांकेतिक भाषा में? एक बात बता दो दोस्तों, दो एनईपी है 2020, उन्होंने साफ साफ बोला है जो छोटे बच्चे हैं 5वीं कक्षा तक, उनको अपनी मातृभाषा में पढ़ाई देनी चाहिए। अगर कोई बालक है जिसको इंग्लिश में पढ़ाई करनी है तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, लेकिन उसको मातृभाषा में पढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों दोस्तों, इसका राइट आंसर ए होगा, मातृभाषा। लेकिन एक बात बता दूं, मातृभाषा में ज़्यादा समझ आता है। हमारे एक महान साइंटिस्ट जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनका नाम आप लोग बताइएगा, जिन्होंने साइंटिस्ट जो इनका नाम कहलाया और बहुत बड़ा नाम कहलाया वो, और ईमानदार थे बहुत, और उनका नाम दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक हिंट और दे दूं मैं आप लोगों को, वो जो थे ना, वो साउथ के थे, ठीक है।
तो देखते, उनका अभी डेथ हो चुका है, इतना बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है और आपको बताना है। लेकिन आपको मातृभाषा, उन्होंने जो पढ़ाई करी थी सारी पढ़ाई अपनी मातृभाषा में ही की थी। मातृभाषा में आपको ज़्यादा समझ आता है क्योंकि आपके घर में भी वैसा वातावरण होता है और अपने स्कूल में जब जाते हैं तो आपको वहाँ भी वैसे माता आपको वातावरण मिलेगा। तो अच्छी बात ये है, मातृभाषा होता है दोस्तों कि आप बंगाल में हो तो आपको बंगाली में सिखाया जाए, आप बिहार में हो तो आपको बिहारी जो भोजपुरी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में सिखाया जाए, या महाराष्ट्र में हो तो आपके महाराष्ट्री भाषा में आपको सिखाया जाए। ये भाषा जो होता है मातृभाषा होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है। देखिए, मैंने हमारे जो फर्स्ट वीडियो है दोस्तों उसमें भी मैंने बताया समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो विविधि होती है, जरूरतों वाली विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना, क्या सही बात है। जो समावेशी शिक्षा होती है, एक अलग अलग तरीके से बच्चों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जी। समावेशी शिक्षा में ऐसा कुछ भी कहा नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, पढ़ लेते हैं कि ऐसे ऐसे स्कूल जो व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों को जरूरत की पूर्ति हो सके। देखिए, आजकल क्या हुआ है सारे भारत में कि स्पेशल बच्चा और नॉर्मल बच्चा एक ही साथ पढ़ रहा है, एक ही छत के नीचे पढ़ रहा है, उसको जो भी जरूरत है उसको मिल रहा है, वो स्कूल में ही मिल रहा है, एक ही स्कूल में। एक होता है स्पेशल स्कूल जहाँ पे दिव्यांग बच्चे, ठीक है, वो बच्चे पढ़ते हैं, और एक होता है जनरल जिसमें आप सब पढ़े होंगे। मैं किसी भी दिव्यांग के मजाक नहीं उड़ा रहा यहाँ पे दोस्तों, बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, कोई अपने आप पे एक अलग इफेक्ट मत ले रहा कि सर हमें ही बोल रहे हैं सब। ठीक है, तो अगला देखते क्या है, विद्यार्थियों को अनेक प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूहों का बांटना, बिल्कुल नहीं जी, ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित करने का भार डालना, नहीं जी, ये तो हो ही नहीं सकता, किसी भी बालक पे आप भार नहीं डाल सकते, तो राइट आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोलना चाहता है ये, कि बोलना चाहता है दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, 12 जो केला है को समान रूप में बांटना है, 6 बंदरों में बांटा गया, कितने शेष बचा, यानी कि कितने बच गए। 32 में से मुझे 6 बंदरों में बराबर बराबर केले बांटने हैं, तो कितने से केले बच गए। तो देखिए कितने बच गए दोस्तों, इसको सीधा हम भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे, 6 को यहाँ लिखेंगे दोस्तों और 32 अंदर, 6 पंचे 30 होता है, बचेगा 2, ठीक है, यानी कि 2 शेष बच गया। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, राइट आंसर सी होगा, सी आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्या कहता है, यदि एक विद्यार्थी को 2 अंक की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ा जाता है तो जो अंकों का पलटने का प्राप्त होती है तो वो प्राप्त योगफल होगा। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा है जिसको पलटने पर उसको एक प्राप्त हो जाता है योग्यफल, और उसको जोड़ने पर भी उसका योग्यफल ही मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है दोस्तों, आपको 11 एक विभाज्य संख्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। जो 11 है वो एक अभाज्य विभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक विद्यार्थी को 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या से जोड़ता है तो, ऐसी बात अभी जो क्वेश्चन में पढ़ा, अब देखते हैं कैसे उलट पलट हम करेंगे तो आता है बराबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, आपने समझ गया, हमने उल्टा कर दिया, एक्स माना और वाई माना, लेकिन हमने इधर एक्स और वाई कर दिया। देखते एक्स बटे 10, देखिए प्लस वाई बटे 1 मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ऐसे इधर करेंगे, क्या करेंगे, y मल्टीप्लाई 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इधर आ जाएगा 10x प्लस वाई, ध्यान रखिएगा 10x प्लस वाई आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही जब आगे चलेंगे तो इसको एक साथ लिख लेंगे, इधर वाले को और इधर वाले को जब एक साथ जोड़ेंगे तो क्या आता है वो भी देख लेते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 10x प्लस x, ठीक है। अब जितने x वाले संख्या उसको एक साइड लिख लेते हैं और y वाले को एक, पहले भी देखिए यहाँ पे एक कॉमन, देखिए कॉमन क्या है यहाँ पे,
अगर कॉमन क्या निकाला जा सकता है यहाँ से, पहले तो आप जोड़ लीजिए। देखिए 10x और x, 11x यहाँ पे आ गया, प्लस y प्लस वाई एक्स, 10x 10y, तो यहाँ पे 11। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में हम क्या अलग ले सकते हैं, क्या मतलब कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मतलब दोनों में क्या ऐसी चीज लिया जाए जो बराबर है दोनों में, मतलब कि 11 बराबर है तो 11 को अलग लेंगे, 11 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारा राइट आंसर है, मतलब कि 11 एक विभाज्य संख्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के सामने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अब्बू की माँ ने कुछ जलेबियां बनाई जिसकी संख्या 50 में से कम है। ठीक है, अब्बू ने देखा कि यदि यदि उन्हीं दो या तीन या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। तो अब उन्हें जलेबी में से 5 व्यक्तियों को समान रूप से वितरित करना है, तो न्यूनतम कितनी जलेबियां शेष बचेगी। देखिए बोला है अब्बू की जो माँ है उसने 50 जलेबी बनाई, 2, 3, 5 में बांटा जाए तो समान रूप से वितरित हो जाता है, लेकिन कुछ जलेबी शेष नहीं, कोई भी जलेबी शेष नहीं बचता। अब उन्हें इन जलेबियों को 5 व्यक्ति में बांटा जिसमें से समान रूप से वितरित करना है, न्यूनतम कितने जलेबियां शेष बच गए, मतलब कितने जलेबी बच गए। तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए 2, 3 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा कितना 12। एलसीएम लेने सबको आता हूँ, मैं ऐसा आशा करता हूँ 12 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे उसको 12 जो ये है 42, उसको हम भाग दे देंगे 5 से, 5 व्यक्ति है ना, तो क्या 8 पंचे 40, बचा 2, यानी कि 2 जलेबी शेष बचा, मतलब कि राइट आंसर दोस्तों हमारा जो हो जाएगा 2 जलेबी शेष बचेंगे अगर 5 व्यक्तियों में हम बांटते हैं बराबर बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है, 3 बहनें अन्ना लाया और सम्मा एक पिन किन का पड़ गई। उसकी माँ ने उन्हें 100 के 3 नोट और 50 के 1 नोट दिया। उन्होंने 20 रुपये प्रति बोतल का दर से 4 बोतल जूस खरीदा। ठीक है, फिर उन्होंने शेष धनराशि का समान रूप से आपस में बांट लिया। देखिए 3 बहनें हैं जिनकी माँ ने 100 रुपये की नोट दिया 3, और एक 50 का नोट दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 नोट दिया 50 का, 3 नोट दिया 100 का और 1 नोट दिया 50 का। ठीक है, 20 रुपये उन्होंने जो सामान खरीदा वो 20 रुपये एक चीज का था, उन्होंने 4 खरीदा यानी कि 80 रुपये का सामान खरीदा उन्होंने। तो हमें बताना है कि उनको सबको बराबर बराबर बांटना है, तीनों बहनों को, तो कितने रुपए बचे पहले तो ये देख लीजिए। तो देखिए उनको माँ ने 100 नोट दिए, 100 के 3 नोट दिए तो मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 1 नोट दिया उन्होंने, मतलब कि उन्होंने टोटल जो रुपए दिए दोस्तों उनकी माता जी ने वो दिया 350 रुपये। लेकिन उन्होंने सामान कितने खरीदा, उन्होंने 20 रुपए के 4 सामान खरीदे, मतलब 80 रुपए का सामान खरीदे। मतलब कि अगर हम जो बात करें शेष की, तो अगर 350 में से 80 माइनस कर दे तो 270 बचेगा, है ना। 270 में से उन्होंने 3 बहनें हैं, 270 भागा जब देंगे 3 को तो 90 रुपए सब में बराबर बढ़ जाएंगे। आंसर जो है दोस्तों डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो दोस्तों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संख्या 2, 7, 6, 5, 7, 8 के 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। सीधी सिंपल आसान क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। ये आपके पास संख्या लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 पे के दहाई पे संख्या है तो 0 लगा दीजिए, बिल्कुल 70 हो जाएगा। और यहाँ पे है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब जितने संख्या उतने 0, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो नंबर 7, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अंतर बताना ना तो हम माइनस करेंगे, अगर हमें कुल पूछता तो हम इसको टोटल करते। ध्यान रखिएगा अंतर पूछा है उन्होंने, तो अंतर कैसे पता चलेगा इन दोनों के बीच का, माइनस कर देंगे, यानी कि 6, 9, 9, 3, 0 का इनके अंतर आएगा। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है, किसी घड़ी में 7 बजने पर उसके घंटे और मिनट की सुई एक के बीच के 2 के कोण की माप होती है। हमें क्या बताना है, किसी घड़ी में 7 बजता है, किसी घड़ी में 7 बजने पर उसकी घंटी की जो मिनट की सुई होती है वो 2 कोण बनाती है, कौन कौन सी, उसके मापन हमें बताना है।
दो कौन 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 सा बनता है दोस्तों? तो देखिए बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है दोस्तों, जो पहली है ना 7 बजा, उसको हम 30 से, जो हमारे पास घंटा है ना उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मिनट है ना उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 210, है ना। 7 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। यहाँ पे हमने 210 लिख, अगर इसको हम करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो पहला जो कोण बनेगा दोस्तों वो बनेगा 210 का, और जो अगला बनेगा यानी कि पूरी घड़ी की, जो घड़ी ऐसा गोल होता है, ये पूरा कितने का होता है, 360 का। ध्यान रखिएगा 360 डिग्री में से हम अगर 210 घटा देंगे तो 150 बचा, यानी कि एक तो 210 का बनेगा और एक 150 का बनेगा। राइट आंसर सी होगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भार को 100 केजी, 200 केजी और 500 केजी में बांटा गया मापा नहीं जा सकता? ऐसा कौन सा केजी है जिसको हम मापा नहीं जा सकता? 200, 500 और 200, 100 और 200 और 500 केजी। तो देखिए दोस्तों, इसको नहीं बांट सकते, यानी कि हम इसको तो 300 को तो बांट ही सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए कैसे बांट सकते हैं। अगर 3 है ऑप्शन के हिसाब से, 2 और 3 यही बन जाएगा, यही बना देगा, बिल्कुल राइट आंसर हमारा। ठीक है, देखते हैं 1 मिनट दोस्तों। और ये बन जाएगा, 4 है। ठीक है, 4 कैसे बनेगा ये भी बता दूं मैं आपको। देखिए 4 बनेगा, 5 में से 1 घटा देगा, 4 बन जाएगा। 7 कैसे बने, इन दोनों को जोड़ देगा, 7 बन जाएगा। लेकिन 7.5 नहीं बनेगा, क्योंकि ये राइट आंसर हमारा 7 ऑप्शन से पता चल रहा है, क्योंकि 50 का कोई भी ग्राम हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयतकार के खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 6 गुनी है, यदि उसकी इस खेत की लंबाई 120 है तो कितना परिणाम होगा? तो देखिए दोस्तों, मैं बताऊं आपको पहले, उसकी खेत की लंबाई कितनी है, 120। कितनी है, ध्यान रखिएगा, 120 उसकी खेत की लंबाई है। उसकी खेत की लंबाई 120 है। जो उसकी ब्रेथ है दोस्तों वो उसकी 6 गुना, ये हमें निकालना, ये हमें क्या करना है, 20 गुनी है ना, मतलब उसकी 6 गुनी है, यानी कि इसमें हम 6 से गुना करेंगे तभी तो लेंथ आया ना, इसकी 6 गुना बोला है, यानी कि 20 है, जिसकी ब्रेथ है वो 20 है। परिणाम निकालने का, दो ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई 120 लिख देंगे और यहाँ पे 20 लिख देंगे। इन दोनों के मल्टी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 140, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 280, यानी कि ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी दुकानदार द्वारा दी गई सामान जो सप्ताह के 6 क्रम यहाँ दिए गए हैं आपके पास, ध्यान रखिएगा 6 क्रम दिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है जी। बोला है कि किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दी गई है, आपको बताना है तो कौन सी। देखिए इस वस्तु की बिक्री की परिसर निकालना है, कि जो इसकी अवधि में जो दिनों में बिक्री हुई है इसकी अवधि निकालना है। तो देख लेते हैं क्या कहता है। पहला देखते हैं हम, जो रविवार का और जो गुरुवार का है, इन्होंने अधिकतम और न्यूनतम पूछा है, तो हमें वैसे परिसर निकालने का तरीका है, मैंने आपको पहले ही बताया था पहले वीडियो में, कि परिसर निकालना हो तो अधिकतम संख्या माप और न्यूनतम माप, सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो देखिए सबसे कम तो 120 है और सबसे ज्यादा 350 है, इन दोनों का माइनस करेंगे 230 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, खत्म कहानी है फिर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताइए। मतलब कि प्रथम 5 भाज्य संख्या का अंतर बताना है हमें, औसत बताना है। तो दोस्तों देखते हैं जो औसत कैसे निकालते हैं। औसत बिल्कुल आसान तरीके से निकलता है, 5 भाज्य संख्या के बोला है तो आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि कैसे निकालते हैं, और अभी बता देता हूँ एक बिल्कुल क्लियर में। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बताया गया है भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 9, 10 और 12, 14 होता है, आपको पता, और एक्सेट्रा। औसत निकालने का सबसे बड़ी बात है, 5 बोला ना सबसे कम, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 5 ये संख्या हमने ले ली, और अपॉन में 5 से उसको भागा दे दो। ऊपर वाले को जोड़ोगे 37 आएगा, नीचे वाले को तो आपको 5 ही लिखना है। इन जब उनको काटोगे तो 7.4 आएगा। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और
नेक्स्ट देख लेते हैं पैटर्न वाला हिसाब, कई बार पूछा गया है सीटेट में और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है पैटर्न। निम्नलिखित में से अलग दो जो इनकी पैटर्न है लिखी हुई है, देखिए W2 फिर V4 फिर U8 फिर 16 उसका डैश और डैश दिया हुआ है, डैश और डैश दिया हुआ है। तो यानी कि देखिए यहाँ क्या किया हुआ है इन्होंने, W के बाद क्या आता है V के बाद U के बाद T फिर क्या आएगा S, एक तो S आ जाएगा। देखिए 2 के बाद 4 मतलब 2 के बाद दो जोड़ा इसमें 4 आ जाएगा, इसमें फिर क्या जोड़ेगा 4 जोड़ेगा 8 आ जाएगा, फिर इसमें 8 जोड़ेगा 16 आ जाएगा। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों कि इसमें ज्यादा आ जाए, इसमें हम जब 12 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, ठीक है, 8 दूनी 16 होता है, यानी कि दुन्नी 2 से गुना कर दो। ये भी ट्रिक है, दो पैटर्न है इसमें, एक तो प्लस कर दो, डबल करते चले जाओ, यहाँ 16 हो जाएगा अगर डबल कर रहे हो, नहीं तो 2 से गुना करते चले जाओ, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो राइट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे सृजनात्मक जो विद्यार्थियों के बारे में निम्न से क्या सही है, सृजनात्मक जो एक कोग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या सही बातें हैं। तो देखिए वे कार्य को समझने की काफी समय लेता है, नहीं जी बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई भी बात नहीं, ये बच्चे बहुत तेज होते हैं। ये एक निर्णय और मूल्य विचार सोचते हैं, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं, ये भी नहीं सहपाठी और बोलने की कोई इसी विकास होता नहीं है। हाँ, इन्हें विषय वस्तुओं को समझने की काफी मेहनत लगती है, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसे जो विषय वस्तु होता है, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, गलत है गलत। देखिए समझिए, सृजनात्मक पूछा है ना, ये बिल्कुल ये ऐसे बच्चे होते हैं जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा इनके अंदर ना एक गिफ्टेड बच्चे के अंदर बहुत तेज माइंड चलती है इनकी, और बहुत तेजी से इनकी माइंड चलती है। बोला कि ये कार्य को समझने में काफी समय लेते हैं, बिल्कुल नहीं जी, ये बच्चे तो समय लेते ही नहीं, ये नवीनी और मूल विचार सोचते हैं, बिल्कुल ये नया और एक अलग मूल्य विचार सोचते रहते हैं। बाकी हमारा कोई हो नहीं सकता, राइट आंसर हमारा बी होगा दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार की जो शिक्षा शास्त्र है जो प्रस्तुत रखी है। तो देखिए परीक्षा केंद्रित, बताइए परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगम केंद्रित या बहिष्ठ केंद्रित। देखिए ये हो नहीं सकता, अध्यापक केंद्रित नहीं, परीक्षा केंद्रित, अधिगम लर्निंग केंद्रित, लर्निंग सेंटर होना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित पैटर्नों का अलग संख्या बताइए। देखिए अलग क्या है यहाँ पे, वो आपको पता करना है कि यहाँ अलग क्या चीज है, यानी कि आपको यहाँ पे अलग क्या पता करना है, एक अलग चीज, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया था उस तरीके का। तो जो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों किस प्रकार, देखिए 2 जोड़ा तो 3 आ गया, ठीक है, जब इसमें 3 जोड़ा तो 6 आ गया, और इसमें जब मैं 4 जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा, और जब मैं 10 में 5 जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर बी होगा। ठीक है, 15 आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए, और जितने भी टैट एग्जाम होते हैं और जितने भी आपको कंपटीशन एग्जाम में बातें पूछी जाती है उसमें सब मिक्स थे, आपको सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, जय हिंद जय भारत।